विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। रंग बिरंगे यादों को, रंग बिरंगे यादों को फिर से सजाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। लोक धुन संस्कृति को अपने ना तू भुलाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। ये अपनी रस्म रिवाजे दुनिया में डंका बाजे, ये अपनी रस्म रिवाजे दुनिया में डंका बाजे। दुर्लभ बचे धरोहर की बगिया बचाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। विरासत, 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 विरासत। नमस्कार, विरासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलवा रहा हूँ जिसे देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व में लोग जहाँ जहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है उसे जानते हैं, पहचानते हैं। इन्होंने अनगिनत गीत संगीत को जन्म दिया है, अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, मैं मिलवाने जा रहा हूँ गीतकार, प्रोड्यूसर, संगीतकार विनय बिहारी जी से। आज भोजपुरी संगीत जो है, भोजपुरी गीत जो है, वो पंजाबी धुन, पंजाबी तड़का के ऊपर चला गया है। वो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले आपसे बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपने तमाम भोजपुरिया दर्शक और तमाम भोजपुरिया समाज के लोगों को मैं नमन करता हूँ। आज उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं आज इस परिस्थिति और इस स्थिति में हूँ कि आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ। जहाँ तक आपने पंजाबी मूड के गानों को लेकर के बात की है, तो अभी तो भोजपुरी की हालत ये है कि सिर्फ पंजाबी ही नहीं, राजस्थानी फोक, पंजाबी फोक, आपको गुजराती फोक, नेपाली फोक, इन सभी फोकों का इन सभी फोक गीतों का बहुत प्रभाव भोजपुरी पे हुआ है। और भोजपुरी अपनी असलियत को धीरे 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 गंवा रही है। अभी जो आने वाला जनरेशन है, या जो जनरेशन अभी इस भोजपुरी विधा को, इस भोजपुरी गीत संगीत को हैंडल कर रहा है, जो गति दे रहा है, उन लोगों को तो खुद ही पता नहीं है कि भोजपुरी का असली महत्व क्या है। ये लोग भोजपुरी गानों के धुन जो होते हैं, उन गानों की धुनों से बहुत अलग हो गए हैं और इससे जो भोजपुरी की मिठास है वो कम हो गई है और भोजपुरी में जो शब्दों का मज़ा था वो मज़ा भी कम हो गया है, अश्लीलता बढ़ गई है। बिहार गान तो आप लोगों ने कई सुना होगा, पर विनय जी का एक बिहार गान जो लिखा हुआ है, जो ईटीपी पर अक्सर बजता रहता है, मैं चाहूँगा कि विनय जी उसे गुनगुनाएं भी, और वो घर घर में पॉपुलर है। उससे ज़्यादा बिहार गान कोई पॉपुलर है भी नहीं। वो है, मैंने ईटीवी के लिए लिखा था, गाना बहुत पॉपुलर हुआ टीवी पे, ईटीवी वालों ने बहुत चलाया, आज भी चलता है। पंडित श्यामदास मिश्रा ने गाया था और अन्नू भैया ने कंपोज किया था, लिखा था मैंने। ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण,
हो वाल्मीकि ने रची रामायण लौ कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। जी हाँ, यही है बिहार की खुशबू, यही बिहार की गीत संगीत जो विनय जी ने दिया है। एक मिसाल, एक माइलस्टोन इन्होंने बनाया। गवन वाले जा जी, प्यार के रोग भइल, साज कबा जूता खैबा, अनगिनत एल्बम्स, अनगिनत फिल्में। पंडित जी बताई ना ब्याह कब होई, गंगा के पार सैया हमार, अनेक फिल्में जो अपने आप में मिसाल है। विनय जी, भोजपुरी फिल्मों का दौर जो था 2001 से लेकर 8 तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक स्वर्ण काल था। तब फिल्में बनती थी, गाने बनते थे, सुपर डुपर हिट होते थे। आज क्यों नहीं हिट हो रहे हैं, क्यों नहीं चल रही है? देखिए, मतलब अगर सीधी बात की जाए, सच बात कही जाए, तो पहले भोजपुरी की तरह बनती थी। आज भोजपुरी की तरह नहीं बनती है। आज भोजपुरी पूरा बॉलीवुड के रंग में रंग गई है। पूरी हिंदी हो गई है, तमिल हो गई है, तेलुगु हो गई है, हॉलीवुड की हो गई है ना। अब तो लगता ही नहीं कि हम भोजपुरी की फिल्में देख रहे हैं। ना उसमें भोजपुरिया बातचीत है, ना उसमें भोजपुरिया कपड़ा लत्ता है, ना उसमें मिट्टी की सुगंध है, ना भोजपुरिया टाइटल है, ना भोजपुरिया टाइटल है। 95% फिल्मों के टाइटल तो हिंदी हैं या इंग्लिश है। और जितने बनाने वाले लोग हैं उसमें से मुझे जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि मैं भी 600 से ऊपर फिल्में कर चुका हूँ, 50% तो ऐसे लोग हैं जिनको भोजपुरी का बहुत जॉब पर कुछ नहीं आता है। ऐसे लोग भोजपुरी बनाते हैं। ऐसे भी डायरेक्टर हैं, मैं डायरेक्टरों पे कोई कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप किसी रीजनल भाषा की फिल्म बना रहे हैं तो उस भाषा को बोलना समझना भी आना चाहिए। उसके गीत संगीत संस्कार को जानना चाहिए। जितना बेतिया है, चाहे आरा है, चाहे छपरा है, जो वहाँ का परिवेश है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का गाँव, वहाँ का घर द्वार, जो संस्कार, वहाँ का साड़ी, वहाँ का जो भी कपड़ा लत्ता जो भी है, वो चीज़ें भोजपुरी फिल्म उद्योग में अब नहीं आ रही है। जो विदेशों से कई फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि भाई पहले आप लोग, इससे अच्छा तो पहले एल्बम ही था, कि एल्बम में कम से कम दिखता तो था, और आज भोजपुरी फिल्म में वो चीज़ को कल्चर नहीं दिखता है। देखिए, अब मैं ऐसे कहूँगा तो लोग कहेंगे अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं विनय बिहारी, लेकिन मेरा मानना है कि 2010 तक, जब तक मैं फिल्म इंडस्ट्री में 24 आवर समय देता था, 24 घंटा मतलब बहुत समय देता था, उस समय जो फिल्में बनती थीं उसमें कहानी होती थी, उसमें उत्तर प्रदेश बिहार की शूटिंग होती थी, और भोजपुरी मतलब जो फोक है उस फोक को लेकर के गाने बनते थे। भोजपुरी लोक संगीत की महक थी उन गानों में, जो आजकल नहीं है। जो भोजपुरिया कल्चर में जो कपड़े लत्ते हैं, अब बताइए आजकल ये लोग बनाते हैं। हमको तो मतलब आश्चर्य होता है कि पूरी भोजपुरी 32 जिले की है। 20 जिला उत्तर प्रदेश, 10 जिला बिहार और 2 जिला मध्य प्रदेश में 32 जिले की भोजपुरी है, और लगभग 30 से 35 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, और 60 से 65 करोड़ लोग जो है वो भोजपुरी को समझ लेते हैं और भोजपुरी गानों का आनंद लेते हैं। भले वो बोलते हैं या नहीं बोलते, बोल नहीं पाते, लेकिन वो भोजपुरी समझ जरूर लेते हैं और भोजपुरी गीतों का आनंद जरूर लेते हैं। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ भोजपुरी खुद समृद्ध भाषा है, तो उस तरह की फिल्में और भोजपुरी के माटी की सुगंध में जो फिल्में नहीं बनेंगी तो अलग दिखेंगी। हमारे यहाँ जो आजकल भोजपुरी फिल्में बन रही हैं उसमें एक्शन देखिए, सब हॉलीवुड बॉलीवुड, नहीं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पहले की फिल्मों में नौटंकी होता था, मुजरा होता था, सोहर होता था, डोमकच होता था, तो आज वो विलुप्त होता चला जा रहा है। आज के जो भी गीतकार हैं, जो संगीतकार हैं, उनसे बोलिए कि भाई मैं खुद अपना एक घटना बताता हूँ कि एक गायिका को मैंने बुलाया कि भाई सोहर गाना है, तो बोले कि आप हमको रिकॉर्ड करके डमी दे दीजिए, मैं गा दूँगी। मतलब आप सोहर जानती हैं, सुप्रसिद्ध गायिका है बिहार की, लेकिन वो नहीं गा पाई।
तो आपसे हम जानना चाहेंगे और विरासत के माध्यम से मैं देश विदेश के लोगों को बताना चाहूँगा। विनय जी 2 लाइन सोहर और डोमकच गा के बताएंगे कि ये है क्या। देखिए, सोहर का 4-5 ट्यून है ना। कोई एक धुन। मैं वहीं आता हूँ। सोहर जो है 4-5 तरीके से गाया जाता है। जैसे कजरी भी 4-5 तरीके से गाया जाता है, डोमकच भी 4-5 तरीके से गाया जाता है। तो उसमें एक जो जनरल और फेमस तरीका है, मैं सिर्फ धुन गुनगुना देता हूँ। तारा रा 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 तारा रा 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 हो तारा रा 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 तारा रा 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 तारा रा 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 रा। ये हुआ है ना। अब डोमकच में क्या है, डोमकच मतलब झूमर, ये थोड़ा सा सिमिलर है ना। और औरतें गाती हैं जब बारात विदा हो जाता है तो घर पे स्त्री ही पुरुष का रूप लेती हैं। मतलब ये परंपरा उस समय से चली जब बारात जाने के समय घर के, समाज के, परिवार के तमाम मर्द चले जाते थे घर से, तो चोरियां होती थीं, सेंधमारी होती थी। तो उसमें औरतों की ये ड्यूटी थी कि रात भर जगना है, क्योंकि रात में चोरी न हो। शादी ब्याह का घर है, सब गहना वहना पहन के आए हैं, जाने कि घर में इतने लोग हैं, हाँ, चोर ना आए, चोर ना है। तो रात जागने के लिए बहुत सारे गानों की धुनें बनी, जिसको डोमकच में किया जाता है। नर नान नरे नरे नाना नरी नरे नरे नाने नरिया। इस गाने को सिनेमा में भी लिया गया है। और जो बधैया होता है वो अलग है, वो अलग है। तरा ता डा डा दैया तारा रा तरा रा रा डा दैया डा डेला तरा नए राजा डरनी नरिया नना नए राजा तना नए राजा ननी नरिया। बधैया सोहर तो मतलब सेम बच्चे होने पर ही गा। हाँ, बधैया ललना के बधैया बाजेला, ललना के बधैया बाजेला, सुगना के बधैया बाजेला, बबुआ के मामा से, अरे बबुआ के मामा से ले हम रुपैया, बबुआ के मामा से। ऐसा बबुआ का मामा, बबुआ का फूफा है ना। मैं आपको विरासत के माध्यम से आज बताने जा रहा हूँ जो पूर्वी भोजपुरी के तीसरे दौर में आया, उसका पहला गाना जो था विनय जी ने लिखा था प्यार के रोग भइल में, और वहीं से पूर्वी का फिर से एक दौर आया जो हर राइटर, हर गायक की सपना रहती है कि मैं पूर्वी गाऊं। देखिए, पूर्वी अलग विधा है, और पूर्वी में हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा महारत हासिल व्यक्ति थे हमारे महेंद्र मिश्र जी। महेंद्र मिश्र जी के नाम से एक तरह से पूर्वी जो है सुरक्षित कर दी गई है। और महेंद्र मिश्र जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे और ख़ुद गाते भी थे महेंद्र मिश्र जी। तो पूर्वी में मतलब कि छपरहिया पूर्वी अलग है, और आजमगढ़, जौनपुर, इधर पूर्वी थोड़ा अलग हो जाती है। और मुझे जहाँ तक लगता है 10 से 12 धुनें हैं पूर्वी की, 10-12 धुनें हैं। उसी में चाहे 1000 गाना बना हो, चाहे 10,000 गाना बना हो। पूर्वी में बातें तो होती थी औरतियाना, बट कोई औरत गाती नहीं थी। तो मेरे मन में आया कि कभी किसी औरत ने, कभी किसी महिला गायिका ने पूर्वी नहीं गाया है। मुझे लगा कल्पना गा सकती है, तो मैंने कल्पना के लिए लिखा टी सीरीज में, और वो गाना आज भी बजता है। मुझे लगता है कि 20 साल से बज रहा है। सोना परदेसी बालम, सोना परदेसी बालम, हमके नाही ढीली देवरा तूड़ी किली, जल्दी घरे आजा छोड़ी दिल्ली देवरा तूड़ी किली। ये गाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो गाजीपुर वाला पूर्वी है वो एक लाइन गा देते।
सुतल में रहनी रामा, सुतल में रहनी रामा, पूर्वी बनिजिया से पोसियो रे गईले ना, एक लाली रे हो सुगानावा से पोसियो रे गईले ना, एक लाली रे हो सुगानावा से पोसियो रे गईले ना। देखा आपने, विरासत में आपको मिलवा रहा हूँ, इस वक्त बात करवा रहा हूँ विनय बिहारी जी से। इन्होंने अपने आप जो मुकाम हासिल किया है उसमें बहुत सारे कष्ट, इतने कष्ट झेले हैं स्टार्टिंग के दिनों में। आज विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन इनकी जो जीवनी है संघर्ष का, उसे हम एक एपिसोड में और दिखलाएंगे, सुनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको मिलवा रहा हूँ, बात करवा रहा हूँ विनय जी से। इन्होंने संघर्ष में कैसे गीत लिखे। पहला गीत इन्होंने लिखा 50-50 रुपये का, और गीत 10 रुपये का, और करते करते भोजपुरी के गीतकारों को कई प्रोड्यूसर लिखवाते थे और फ्री में देते थे, बोलते कि मैं तुमको चांस दे रहा हूँ। लेकिन विनय जी ने गीतकारों की एक पहचान बनाई, एक रेट तय करवाया, और सबसे ज़्यादा जो रेट कार्ड पर फोटो नहीं छपता था, वो विनय जी की देन है। मैं उनसे सुनता हूँ कि कैसे उन्होंने वो मुकाम कैसे जिद किया, कैसे उन्होंने गुलशन जी से मिलकर बात की है। देखिए, कहानी लंबी है और हर इंसान के संघर्ष की अपनी कहानी होती है। मेरी भी अपनी कहानी है। मेरा परिवार म्यूजिकल परिवार नहीं था, जिसकी वजह से मुझे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा। एक शिक्षक का पुत्र हूँ मैं, और हमारे घर पे कोई म्यूजिकल माहौल नहीं था, दादा परदादाओं के बीच भी नहीं था, हमारे आगे भी पीढ़ियों में कहीं नहीं है। लगता है ये गीत संगीत जो हमारी भोजपुरी हमारे साथ है, वो गाने की तरह है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे ख़त्म। तो हमारे 2 लड़के हैं, उन दोनों को भी भोजपुरी से लगभग कोई लगाव नहीं है, कहने में कोई शर्म नहीं है हमें। अफसोस है कि उन लोगों की पढ़ाई लिखाई ऐसी हुई कि वो लोग भोजपुरी से संपर्क उनका टूट गया। बहुत बोल भी नहीं पाते हैं भोजपुरी। मेरे जैसे व्यक्ति क्या लड़का होकर के दोनों बच्चे बोल नहीं पाते हैं। वो चाहते थे कि मैं आईपीएस करूं, मेरे बड़े भाई आईएएस हैं, तो आईपीएस की नौकरी करूं, जो संभव नहीं हो पाया। और मेरे समय में जब मैं गीतकार हुआ था, उस समय मैं रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ता था, और मेरी पहली कैसेट आई थी 1988 में, जो मैंने खुद गाया था, खुद लिखा था। और उसके बाद से 1989 में मैं पटना आया पहली बार, और यहाँ से मेरा असली स्ट्रगल चालू हुआ। और मैं इस क्रम में शारदा दीदी के पास भी गया, वहाँ भी मुझे गाने लिखने का मौका नहीं मिला। वो तो बच गया, नहीं तो उनका कुत्ता भी काट लिया होता मुझे। उसके बाद से उस समय जो गायक थे, बालेश्वर जी थे, तो खुद ही अपना गाना लिख लेते थे। हैदर अली जुगनू थे, वो खुद अपना कर लेते थे। शारदा जी थी तो वो महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी की रचनाओं पे ज़्यादा ध्यान देती थी। उस समय विशुद्धानंद जी थे, हमारे सीनियर थे, अच्छा गाना। लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण शाहबादी जी थे, डॉक्टर शांति जैन थी। ये लोग लिखते थे, उस समय कम ही लिखते थे, अच्छे गाने लिखते थे। और मुझे चूँकि पिताजी ने घर से निकाल दिया था 1992 में, मेरा खर्चा पानी सब बंद कर दिया था उन्होंने, तो मुझे अपनी जीविका के लिए भी कलम चलाना था। तो फिर मुझे 10 रुपये पे गाने लिखने पड़े, और मैं बिजली रानी, नाच के गाने, हाँ, जहाँ तक मुझे पता है नाच के गाने बिजली रानी के। जी, बिजली रानी, तारा रानी, चांद रानी, बरखा रानी, गीता रानी, पारो रानी, तारा बानो फैजाबादी, शायरा बानो फैजाबादी ना। फिर एगो बिमला कहाँ कसा मुजफ्फरपुर की लेडी थी, चतुर्भुज स्थान की। मतलब तवाइफ मंडियों में जो गाने वाली महिलाएं गायिका थीं, उनके गाने लिखने पड़ते थे 10 रुपये में लिखे। मतलब गाना तो ये तो बहुत इस युग के तो हम आपको बोलते कि आप महेंद्र मिश्र हैं। महेंद्र जी भी कई तवाइफों का गाना
कलकत्ता जाके सोनागाछी में लिखते? थे मुजफ्फरपुर लिखते, उनका मेन बसेरा तो मुजफ्फरपुर था, क्योंकि छपरा और नज़दीक पड़ता था और मुजफ्फरपुर में ज़्यादा समय देते थे। महेंद्र मिश्र जी की जीवनी में पढ़ा हूँ, जितनी मेरी जानकारी है मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और वहाँ ज़्यादा समय देते थे। वहीं से उनके गाने सब पॉपुलर भी होते थे। मैं भी 10 रुपये पे गाना लिखा, एक एल्बम लिखता था, 100 रुपया मिलता था। किसी में 8 गाने, किसी में 9 गाने, किसी में 10 गाने। 10 रुपये से 10,000 तक का सफ़र तय किया हूँ। और उस समय गीतकारों को सम्मान नहीं मिलता था। कोई गीतकार को गायक लोग समझते थे नौकर, पैर दबाओ, सब्जी लाओ, कपड़े धो। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि गीतकार लोग जो है गायक कलाकारों के पाँव धोते थे, कपड़े धोते थे, देह में साबुन लगाते थे, रात में गुड़ में तेल लगाते थे, घर पे सब्जी पहुंचाते थे। उसके बाद मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं। जब 10 रुपये में गाना लिखता था तब भी नहीं किया और आज भी नहीं। और गायक से गीतकारों को मुक्त कराने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मुझे कहने में कोई शक नहीं, वो सिर्फ मैं हूँ। क्योंकि पहले गीतकारों का नाम कार्ड पे, इनले कार्ड पे नहीं होता था, उनके फ़ोटो इनले कार्ड पे नहीं होते थे। मैंने गुलशन कुमार जी के पास जाकर कहा कि अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। हमारे गाने हैं, हमारा कहीं नाम नहीं है, हमारी कहीं तस्वीर नहीं है, पूरे इनले कार्ड पर सिर्फ सिंगर की बड़ी फ़ोटो छाप दी जाती है, हम गाने नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा बेटे क्यों नहीं लिखोगे, तुम्हारा हक है। अब तुम्हारा ही नहीं, सभी गीतकारों के फ़ोटो, ठीक है फ्रंट में नहीं जाएंगे, बैक साइड में जाएंगे। और तब से गीतकारों और संगीतकारों का फ़ोटो जो है वो इनले कार्ड पर लगने शुरू हो गए, नहीं तो पहले नहीं लगते। 1992 के पहले एक भी इनले कार्ड कोई माई का लाल है तो दिखा दे। देखा आपने, इस तरह से गीतकारों को पहचान दिलवाया है विनय बिहारी जी ने। वो विनय बिहारी जी आप सब लोगों के साथ विरासत में रूबरू हो रहे हैं। जैसे कि आपने इतने साल बहुत कुछ दिया भोजपुरी वर्ल्ड को और एक इतिहास है, लेकिन भोजपुरी भाषा क्या 8वीं अनुसूची में कभी आएगी? देखिए, भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लाने के लिए हमारे बहुत से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पद पे आसीन जो भोजपुरिया व्यक्ति हैं वो लगे हुए हैं। मैं स्वयं भी लगा हुआ हूँ और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इस शासनकाल में अवश्य भोजपुरी को प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी। भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल हो जाएगा। बात 8वीं सूची में शामिल होने की नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कर दिया कि जो भी जजमेंट है उसको जो भोजपुरी वाले हैं वो चाहे तो उनकी भाषा में वो टाइप होकर मिल सकता है। अभी ऐसा उन्होंने कर दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। अभी तो भोजपुरी में PhD की डिग्री भी हो रही है, MA की पढ़ाई हो रही है, BA की पढ़ाई हो रही है, PhD की डिग्री मिल रही है। वो सम्मान तो मिला ही है, लेकिन जिस तरह से मैथिली भाषा को पद और प्रतिष्ठा मिली उस तरह से भोजपुरी को पहले हक बनता था। लेकिन अब जगन्नाथ मिश्र जैसा कोई बहादुर आदमी हुआ होता तो भोजपुरी का भी कल्याण हो जाता। हमारी भोजपुरी में इतनी विलम्ब क्यों हुई? हमारे जो भी कद्दावर नेता हैं, हमारे जो भी समाज के बड़े पद, वो प्रयास नहीं कर पाए। वो लोग प्रयास किए, लेकिन प्रयास का स्तर उतना ऊंचा नहीं था कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकें। आज मुझे लगता है कि अब जो है, जहां हमारे 2 सांसद, अभी आपको मौका मिलेगा कि नरेंद्र भाई से आप मिलें, प्रधानमंत्री जी से, तो अभी इस मुद्दे को आप रखेंगे? मैं एक ही मांग करूंगा, मेरी भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल कर दो, बाकी न उनसे कुछ मुझे नहीं चाहिए। क्या बात है। आप मैथिली तो लिखे ही हैं? हाँ, बहुत सारे गाने। चूँकि हमारा ननिहाल का इलाका जो है वो मिथिलांचल प्रभावित इलाका है, तो मैथिली बहुत अच्छे से बोलता हूँ, लिखता हूँ। मैथिली, अंगिका, बज्जिका। मैं अफसोस कि जिस हिसाब से मगही मुझे सीख जाना चाहिए, इस बिहार की एकमात्र भाषा है मगही, जहाँ जिस माटी से मुझे दुल्हनिया भी मिली और मैं उनके साथ भी रह करके
उनकी भाषा नहीं सीखा, अपनी भाषा जरूर उनको सिखा दिया हूँ। वो भोजपुरी फर्राटे के साथ बोलती हैं। मगही मैं चाह के बड़ी कोशिश किया कि मगही मैं बोलूँ, मगही में कुछ लिखूँ। मगही में भी गाने मैं लिखा हूँ, लेकिन वो गाने लिखता था अपनी पत्नी से उसको शुद्ध करवाता था कि अब इसको मगही देखो, इसमें कुछ गड़बड़ है। चाहेंगे कि आप एक मैथिली में एक 2 लाइन गुनगुनाइए। ज्ञानेश्वर दुबे जी की पान ये लइये मखान ये लइये धिया क बियाहक समान ये लइये धिया के बियाहक समान ये लइये पान ये लइये मखान ये लइये धिया क बियाहक समान ये लइये। जब मैथिली और अंगिका जो है करीब करीब मिलता जुलता है। देखिए, बज्जिका अंगिका मैथिली ये तीनों सिमिलर भाषा है। गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे बिहार में एक भाषा मैथिली है कि लोग गाली भी देते हैं तो हम लोग को सुन करके हंसी आती है, हाँ कुत्ता छी। तो मैथिली भाषा का तो जवाब ही नहीं है। कोई ऐसा गीत होगा जिसको आप सबसे ज़्यादा लाइक करते होंगे अपने लिखे हुए रचना? देखिए, अब किसी माँ से गीतकार का पद माँ की तरह होता है और संगीतकार का पद बाप की तरह होता है। तो गीतकार से पूछना बड़ा मुश्किल है कि उसका कौन सा गीत उसको बहुत प्यारा है। फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि ये गीत हमने जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा। मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है, एल्बम से है। कोखिए में मार देता कोखिया के फूलवा छतिया से ममता भुलाए काहे बेटी बूझे लोग बलाए ए विधाता हो काहे बेटी बूझे लोग बलाए। क्या बात है। अब जानते हैं इस गीत को वीडियो मैंने बनाया था और मैं विनय जी से काफ़ी झगड़ा किया था दिल्ली में कि ये गाना हटा दीजिए क्योंकि ये इस एल्बम के लायक नहीं है। एल्बम में दूसरे दूसरे टाइप के गीत हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं दीप जी आप रखिए, लोग पसंद करेंगे। बाद में यही गाना उस एल्बम में हिट हुआ और गांव की सारे औरतें बहुत आशीर्वाद देती थी। जिस गांव में भी हम गए कि बहुत आशीर्वाद देते कि बहुत अच्छा गाना दीप जी आप लोगों ने बनाया। ये बहुत ही चला, बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो विनय जी हम आपसे फिर मिलेंगे संगीत के साथ, ढोल बाजे के साथ, और आपको सुनाएंगे विरासत के माध्यम से विनय जी के वो गाने, वो गीत संगीत जिसे लोग बरसों याद रखेंगे। नमस्कार, रउआ लोग के एक बार फिर स्वागत बा विरासत में। आज हम एक बार फिर लेके आयल बानी एक से एक धुरंधर के। दीप श्रेष्ठ रउआ लोग से वादा कर ले बाड़न कि बहुत ही मधुर और बहुत ही विलुप्त गीतों के सुनवाई हम भोजपुरी विरासत के माध्यम से। आज हम लेके आयल बानी कैमूर के माटी पवन कैमूरी जी के। तो चली सुनल जाए कि का कैमूरी जी के पास बा, कौन कौन मधुर गीत, कौन कौन विलुप्त गीत लेके आयल बाड़न। तो चली हम सबके बीच है आज विरासत में पवन कैमूरी जी। पवन कैमूरी जी लगभग 20 सालों से भोजपुरी गानों को गा रहे हैं। लोकगीत में इनकी महारत हासिल है। इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनके बहुत सारे विलुप्त गीतों को मैंने सुना है। एक गीत से तो मैं इतनी प्रभावित हूँ कि मत पूछिए। मैंने भी एक फिल्म बनाई थी माई के दुलार, उसमें एक टाइटल सॉन्ग था दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ काहे भूल गले माई के दुलार बबुआ। 9 महीने माई कोखिया में सेवली तो पाली पोसी कैली तैयार बबुआ तो काहे भूल गले माई के दुलार बबुआ। वैसा ही एक गीत पवन कैमूरी जी के मुख से मैंने सुना, अद्भुत है वो। तो आइए सुनते हैं वो माँ बेटे का प्यार, बिछड़न और दुलार। हम अपने गांव में गवई में जो भोजपुरी की माटी है उसमें माँ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। जेकर लूट लिहला नान्हे में, जेकर लूट
लिहल नान्हे में दुलार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना जेकर लूट लिहल लूटली हल नान्हे में दुलार विधना जेकर लूटली हल नान्हे में दुलार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना कपटी के छाटेला जैसे कपटी के छाटेला जैसे कपटी के छाटेला जवार विधना जैसे कपटी के छाटेला हो जवार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना जेकर लूटली हल लूटली हल नान्हे में दुलार विधना जेकर लूटली हल नान्हे में हो दुलार विधना हो ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना ओकर कैसे लागे जीना गे किनार विधना ओकर
आपकी लंबी यात्रा है, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जरूर। कहाँ से पढ़ा आपने, कहाँ सीखा, कौन सा गांव है? हमारी जन्मभूमि नुआव, जहाँ पशुओं का मेला लगता है, जो कैमूर जिला में पड़ता है। मोहनिया वहाँ से लगभग 24-25 किलोमीटर की दूरी पे होगी, जहाँ मनोज तिवारी की गांव है। तो वहीं से हम आए हैं यहाँ। और हम जो शिक्षा की बात है, तो जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो सिर्फ हाई स्कूल किए हैं हम। नहीं, आपने जो भोजपुरी गीत संगीत को सीखा आपने, जी। कोई गुरु थे आपके कि हमारे आपने- पिताजी, नहीं, हमारे पिताजी गुरु हैं। अच्छा, हमारे पिताजी हैं, बिना गुरु का कोई होता नहीं है। हमारे पिताजी थे, वो भी गाते थे? बहुत अच्छे और शास्त्रीय संगीत के एक मतलब कि अच्छे कलाकार थे। और हमारी घराना ही संगीत की है। तो देखा आपने, यही है विरासत। विरासत में इनको अपने पिताजी से संगीत मिला, भोजपुरी संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो आपके पिताजी ने सिखाया, ये बहुत बड़ी बात है कि संगीत घर में एक विरासत के रूप में मिली। जो आपने पहला गाना गाया, जी। गांव के अंदर गाया, स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया, कहाँ गाया? नहीं, स्कूल में गाया। वो याद है वो गाना कि पहला गाना कौन सा? जी हाँ। कौन सा? 2 लाइन सुनाए जरा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना थी। क्या बात है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंध प्यारी को ललचाऊं। ऐसे ऐसे करके हम क्या गाया बात था। है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है विरासत में। आप सब देख रहे हैं विरासत। हमारे बीच है पवन कम्यूरी जी, बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा प्यारा लोग धुन सुना रहे हैं। पवन कम्यूरी जी, आपने बहुत कुछ अच्छा सुनाया। अब क्या सुनाएंगे आप? लोगों की इच्छा है कि नए कुछ धुन को सुनाइए, मतलब पुरानी जो विलुप्त गीत है। तो हम सोच रहे हैं कि एक सोहर सुना दें। सोहर? हाँ जी हाँ, सोहर, भोजपुरी का सोहर। सोहर और बधैया, ये 2 चीज़ होती है जी। तो सोहर और बधैया में क्या फ़र्क है? सोहर जब बबुआ जन्म लेता है घर में, तो उस खुशी में सोहर को गाई जाती है। और बधैया? और बधैया जो होता है, जो घर में ननद होती है, जो घर में अपने से छोटे होते हैं, वो बधाई गीत गाते हैं कुछ अपने को नेग पाने के लिए। क्या बात है। तो आइए, विरासत के माध्यम से आज हम एक बार फिर सोहर सुन रहे हैं। सोहर शहर में तो विलुप्त हो गया है, लेकिन गांव में अब भी गाया जाता है। पहले की फिल्मों में सोहर के बगैर फिल्में नहीं बनती थी। आज की भोजपुरी के इस दौर में, भोजपुरी फिल्मों का दौर में, सोहर एकदम से ख़त्म हो चुका है। तो आइए हम सब सुनते हैं पवन कम्यूरी जी के साथ सोहर। क्या बात है। आई आप लोग के सोहर सुनावतानी। नव माह गर्भ में रहल कठिन दुख, सहल कठिन दुख, सहलन हो ललना के देला तुह के आहार के पालनहार हो ललना। नव माह गर्भ में रहल कठिन दुख, सहल कठिन दुखवा, सहलन हो ललना के देला तुह के आहार के पालनहार हो।
पालनहार ललना विष्णु जी ललना विष्णु जी जगमग जरेला दिया नमाया जोरा बाया कनमाया जोरा बाया कनमानु हो ललना कुलवा के फूल कचनार मगन परिवार नु हो ललना कुलवा के नवमाह गर्भ में रहल कठिन दुख सहल कठिन दुखवा सहल नु हो ललना के देला दुह के आहार के पालनहार नु हो ललना के देला दुह के आहार के पालनहार नु हो ललना के देला दुह के आहार के पालनहार नु हो ललना के देला दुह के आहार के पालनहार नु हो ललना के देला दुह के आहार के पालनहार नु हो ललना के देला दुह के आहार के पालनहार ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है विरासत में। हमारे इस कार्यक्रम विरासत में आज मैं ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ जो हमारे राज्य ही नहीं, पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में डॉल्फिन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत ही कष्ट झेला है डॉल्फिन को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उसकी जीवन के बारे में जानने के लिए। कई कई रातें इन्होंने नाव पर बिताई है, बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बाद एक उम्र के पड़ाव तक इन्होंने इतनी मेहनत की है कि भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में लिया है। विश्व के कई देशों में इनको अवार्ड मिला और भारत में 17 वर्ष के बाद। डॉक्टर साहब, आप के मन में कैसे आया कि डॉल्फिन को बचाना चाहिए, उसके संरक्षण देना चाहिए? कब आपने सोचा इस बात को? तो गंजेस रिवर डॉल्फिन का पहला दर्शन मैंने किया जब अपने बचपन में, जिस समय शायद मेरी आयु 7-8 वर्ष की रही होगी। और उस समय सबसे पहले दर्शन हमारा इस डॉल्फिन का होता है गंगा के किनारे स्थित बांस घाट पर, जहाँ की अंतिम संस्कार के लिए लोग अपने डेड बॉडी को लाते हैं लोग अपने परिजन के। उसी क्रम में मुझे भी एक मौका मिला था, मैं आया था वहाँ और वहाँ मुझे दर्शन हुआ। तो मैंने लोगों से पूछा, ये कितने वर्ष के? मुश्किल से मेरी उम्र रही होगी उस समय 7-8 वर्ष की। तो जब मैंने वहाँ लोगों से पूछा क्या है ये काला काला सा जानवर गंगा नदी से निकल रही है, तो लोगों ने कहा कि ये सोंस घड़ियाल है और ये खतरनाक है, पकड़ लेगा, खींच लेगा। 1970 में बाद में मैं हायर सेकेंडरी पास किया और पटना विश्वविद्यालय में नामांकन हुआ उच्च शिक्षा के लिए। तो स्टूडेंट लाइफ में भी जब भी मौका मिलता था मैं गंगा किनारे जाकर के बैठता था और गंगा को निहारता था। उसमें सोंस भी दिखता था। जानकारी इतनी ही थी कि काला सा जानवर निकल रहा है उस सोंस से, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता था। उसके बाद जब मैं मास्टर डिग्री लिया, पास किया MSc, 78 मार्च में मुझे व्याख्याता की नौकरी मिली, लेक्चरर की। उसके बाद मैं शोध कार्य के लिए विचार करने लगा और विचार किया कि गंगा के हाइड्रोबायोलॉजी पर मैं अपना PhD के लिए काम करूंगा। और मछुआरों के संपर्क में आया
तो मछुआरों को मैंने ये पूछा कि ये जो सोंस पहले बहुत दिखता था, देख रहे हैं इसकी संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो मछुआरों ने कहा कि आपको पता है ये क्या है? ये एक ऐसा जानवर है जो बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाती है। अच्छा, दूध भी पिलाती है? हाँ, बच्चे को 5-6 महीने तक दूध पिलाती है ये। उसके बाद सॉफ्ट भोजन देती है। उसके बाद फिर उन लोगों ने ही बताया मुझे कि एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है, और उन्हीं से मालूम हुआ कि इसका शिकार भी हो रहा है, अंधाधुंध शिकार हो रहा है, क्योंकि मछुआरे जाल में इसको फंसा लेते थे, या फिर मछुआरे उस समय बर्छी से भी मारते थे इसको। पर वो खाते नहीं, तो फिर उसे बाजार में ले जाके बेचते क्यों हैं? तेल के लिए। तेल के लिए किसी मछुआरे के जाल में फंस गया, वो ला करके वहाँ बेच दिया, वो फिर दूसरा मछुआरा खरीद लिया उसको तेल के लिए। तो मैं गंगा पर जब काम कर रहा था, उसके बाद 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च हुआ। गंगा एक्शन प्लान के तहत पटना विश्वविद्यालय को एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट मिला था। उसके तहत फिर और अधिक काम करने का मुझे मौका मिला, और जो भी मेरे पास ज्ञान था, और एक नवजात शिशु डॉल्फिन का मछुआरे ने मेरे लेबोरेटरी में लाकर दिया था, तो उसको देख करके मैं उसकी एनाटोमी, उसका मॉर्फोलॉजी या उसके बारे में और कुछ जानकारी इकट्ठा किया, और उन सब को गंगा एक्शन प्लान के द्वारा जो रिसर्च प्रोजेक्ट दिया गया था, गंगा बेसिन रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें उसके रिपोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट में हमने उसे सम्मिलित कर दिया था। तो डॉक्टर साहब, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉल्फिन पर रिसर्च किया है? हिंदुस्तान में मैं पायोनियर हूँ इस मामले में, डॉल्फिन के रिसर्च में। हालांकि उस समय जब मैं करीब 10 साल काम कर लिया था, तो मुझे ज्ञात हुआ कि 1879 में जॉन एंडरसन नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने गंगा डॉल्फिन पर एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट की प्रति मुझे देखने को मिला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में। तो मैंने पाया कि उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन मैप दिया था उस समय कि कहाँ कहाँ गंगा की डॉल्फिन मिलती है, और गंगा की डॉल्फिन की हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी का विस्तृत विवरण उसमें रिपोर्ट में था। 99 में तो फेसबुक भी नहीं था और व्हाट्सएप भी नहीं था, तब कैसे लोगों को जानकारी हुई विदेशों में आपके बारे में? अवार्ड तो मिला सबसे पहला अगर कहें तो 1999 में नीदरलैंड गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड, वहाँ का मोस्ट एक्सेलेंट अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ गोल्डन आर्क, वहाँ के मोनार्क हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस बर्नहार्ड के हाथों सुस्त पैलेस एम्स्टर्डम में 27 नवंबर 1999 को मुझे मिला था। 99 के बाद 17 साल लग गए सरकार को जानने में, आपको पहचानने में। 4 बजे संध्या फोन आया गृह मंत्रालय से कि इस बार पद्मश्री के लिए आपको बिहार से चुना गया है। बहुत अत्यंत खुशी हुई, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि आप 24 घंटा इसको डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि 25 तारीख के शाम में प्रेस रिलीज आएगा, उसके बाद आप डिस्क्लोज कीजिए। और स्वाभाविक है कि मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण था, लेकिन मैंने भी इसको मेंटेन किया कि मैंने डिस्क्लोज नहीं किया लोगों को। ईमानदारी से मैं कहूं कि 24 तारीख को जब फोन आया था तो मैं वाइफ को तो बता दिया था मैं वो डिस्क्लोज वहाँ मैं कर दिया था, लेकिन बस अर्धांगिनी को ही बताया था, क्योंकि वो मैं खुशी रोक नहीं पाया कि मैं। और उसके बाद फिर जब 25 को आया तो हमसे पहले लोग जान गए, क्योंकि टीवी पर आने लगा बहुत कुछ। प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा
वन्य जीव संरक्षण। आइंजा रउआ सबके बीच में एगो महाभारत से पूर्वी सुनाओ तनी। जब महाभारत के लड़ाई शुरू होखे वाला बा उस समय भगवान श्री कृष्ण जी जाके कुंती से कहनी हाँ कि बुआ तू जानत तड़ू कि कर्ण भी तोहरे लइका हवन। आई बात के हम ही तू जानत तनी जा, तो अगर कर्ण के हमनी ओरे मिला लेबू तो हमनी के युद्ध जीत जाइल जाई, आ न तो युद्ध में केकर जीत होई के मरी ई कोई जानत नहीं खे। कौना भाव में चली है कुंती कर्ण से सारा बात सुनावे खातिर गाना के माध्यम से सुनी, शेर के माध्यम से सुनी। श्याम सुंदर के बात सुन के झट से कुंती धाई, ममता भरी बात जा कर के दानवीर कर्ण से सुनाई। जन्म की कथा कुंती ने कर्ण को लगी बतलाने, थी शर्म की बात बाबू कहने में लगी शर्माने। जो है दिल में बात तू बेटा दिल से तू निकाल दो, है तमन्ना एक बार माता कह के पुकार दो। कुंती के बात सुन के कुंती के बात सुनने के कर्ण का दिल थर्रा गया, होठ लगा है कांपने आंख में आंसू आ गया। कुंती कहली कि तू हमारे बेटा हवा, हम तोहर माई हई। समय से कुछ समय आगुराए से मंजूसा में बंद करके तोहरा के बहा रही दरिया में। आज हमरा के माई कह तू हमारे बेटा हवा, हम तोहर मतारी हई। इतना बात करो जो सुन ले आंख डबडबा गई, ओठ कापे लागल। कहले कि तोहरा के माई कैसे कही, कौन भाव में कहतड़े गीत के माध्यम से सुना। आँखिया से गिरे पानी, अरे बोले कर्ण दानी, मतारी कैसे कही ए महारानी, मतारी कैसे कही ए महारानी, तारी कैसे कही मतारी कैसे कही, मतारी कैसे कही ए महारानी, कैसे कही ए महारानी।
कारण कहले कि मारे वाला से बचावे वाला महान होला। अब बताओ राधे के माई कहीं कि तोहरा के कहीं कौन भाव में उनका के मानी रे माई उनका के मानी उनका के मानी तोहरा के जानी मतारी कैसे कही ऐ महाराज कैसे कही ऐ महाराज। कहले करण की हमार नाम दानवीर करण हो। हमरा भी कोई आपस ना जाला हम तोहरा भी युद्ध करे त ना आई लेकिन एगो वचन देते तोहरा के का कहतरे देतानी बचनिया तोहर पांच बेटा रही है और गुण मरई है तो कारण चली अर्जुन मरई है तो रण चली आई है कर चली गावेलन विजेंद्र रे जादू गावेलन विजेंद्र माई गावेलन विजेंद्र माई बेटा के कहानी मतारी कैसे विरासत में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीप से इसको इजाज़त दें। नमस्कार। विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। विरासत विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना।